देखो ADP, और उसके बाद मैंने कहा था कि ATP बना के लाना। तुम में से किसने किसने बनाया है, ईमानदारी से बताओ, बाकी लोगों ने क्यों नहीं बनाया है? चलो जिसने जिसने नहीं बनाया खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाओ जल्दी से, जल्दी खड़े हो जाओ, मैं चेक करूंगा, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो बैठे रहो, मैं चेक कर रहा हूँ आके रहे, बस खड़े हो जाओ तुम। अब ये बताओ क्यों नहीं बनाया है? सीधा खड़ा होता कि नहीं? हाँ बोलो, बोलो क्यों नहीं बनाया है? क्यों नहीं बनाया है? क्या मुश्किल है? 5 मिनट टाइम नहीं निकला क्या? देखो आप सबको याद होगा, हम लास्ट क्लास में है। ये क्या है? एडिनोसिन, याद है ना? व्हाट इज दिस? दिस इज द एडिनोसिन। और यहाँ पे ओ लग गया, पी लग गया, डबल ओ, तो ये क्या हो गया? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और यहाँ पे एक और ओ लग गया और पी लग गया, और यहाँ पे ओ लग गया और ओ एच लग गया, तो ये क्या हो गया? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और एक और यहाँ पे ओ लग गया और पी लग गया, ओ लग गया और ओ एच लग गया, ओ एच लग गया, तो क्या हो गया? देखो कहीं पे कुछ छूटा है या सेम सब कुछ ही? तो फिर ठीक है, फिर ठीक है, तो मुझे देखने में हो सकता है कर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और ये क्या हो गया? एडिनो, एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, और ये कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? यू शुद्ध रहो। अगर जिन्होंने भी नहीं बनाया है या जिनका गलत हो वो इसको सही कर लें। कहाँ रहते हो भाई? ये कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक। और ये, हाँ, क्या? अच्छा लगा लो ना, हाइड्रोजन लगा लो यार, इसमें कौन बड़ा, इसमें लो लगा लो, ठीक है। तो दिस इज द फिगर ऑफ एटी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, और एक वर्ड होता है हायर न्यूक्लियोटाइड। और हायर न्यूक्लियोटाइड में हमने देखा क्या? ADP, ATP। कोई दिक्कत? अगर बताओ गुआनोसिन के साथ भी तो दो फॉस्फेट हो सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? GDP। और गुआनोसिन के साथ तीन फॉस्फेट हो जाए तो क्या कहेंगे उसको? GTP। आपने रेस्पिरेशन प्लान पढ़ा है, उसमें GTP नाम पढ़ा है, वो भी हायर न्यूक्लियोटाइड है। GTP रेस्पिरेशन प्लांट में पढ़ा है। दे वर्क सिमिलर टू ATP, दे वर्क सिमिलर टू ATP। तो लिखो इसमें GDP, GTP, वैसे ही UDP, UTP, वैसे ही CDP, CTP।
एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन डाइफॉस्फेट, साइटोसिन किसके साथ? राइबोस शुगर के साथ। क्या टीडीपी होगा राइबोस शुगर के साथ? नहीं, क्योंकि राइबोस शुगर तो यूरासिल के साथ अटैच ही नहीं होता है। समझ गए बात को? गॉट द पॉइंट? यू स्टैंड फॉर यूरिडीन, याद है ना? एडिनोसिन, गुआनोसिन, यूरिडीन, साइटोसिन। एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। याद है ना? समझ गए? तो ये सब क्या है? हायर न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जिसमें इससे आप बहुत अच्छे से इन दोनों वर्ड से परिचित है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आपने जीटीपी पढ़ा होगा और जीडीपी पढ़ा होगा, लेकिन ये सब एक ही तरह के होते हैं। ये सब एनर्जी करेंसी हैं। दुनिया में एनर्जी का मनी का कौन सा फॉर्म है? रुपया, डॉलर, दिनार, रियाल, पाउंड्स, है ना? पाउंड्स या पाउंड्स क्या होता है? पाउंड्स, हाँ पाउंड्स। पाउंड्स और क्या है? टाका, बांग्लादेश में टाका चलता है, टाका। ये सब पैसा। और सबसे मजबूत रुपया कौन सा है? कहाँ का? कुवैत का। कुवैत का कुवैती रियाल या दिनार, दिनार या रियाल है? रियाल। एक कुवैती रियाल इज इक्वल टू 280 रुपीज, 280 रुपया शायद, या हो सकता है उससे ज्यादा या कम। तो दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन सा है? कुवैती रियाल। उससे ज्यादा मजबूत करेंसी कहीं का नहीं। तो वैसे ही ये सब हमारे लिविंग बीइंग में एनर्जी करेंसी है। लिविंग बीइंग इन्हीं से चलता है। और इसमें सबसे मजबूत करेंसी कौन सा है? ये सब एनर्जी करेंसी है। जैसे रुपया है, डॉलर है, पाउंड है, रियाल है, दिनार है, एक्स वाई टाका है। लेकिन सबसे मजबूत कौन सा है? कुवैती रियाल। वैसे ही बॉडी में मजबूत सबसे करेंसी, एनर्जी करेंसी, लिविंग बीइंग का करेंसी कौन सा है? एटीपी। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपको जानने की, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है जानने की। अब आ जाओ। तो हमने हेडिंग क्या दिया था लास्ट क्लास में? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का नाम सुना है? क्या होता है? अब चलो आ जाओ, ये मैं हटाऊं? चलो कर लो, जल्दी से कर लो, आ जाओ। तो अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। कौन सा एसिड? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या आता है? डीएनए एंड आरएनए। फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। राइबो न्यूक्लिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है मालूम है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं। इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और इसको कहते हैं राइबो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसका दूसरा नाम है, अभी समझ में आएगा ऐसा क्यों कहते हैं।
और इसका नाम है राइबो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। चलो आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। हो गया, बढ़े आगे। तो देखो, अब देखो मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। आपको मैं अगर यहां पे लिखता हूं, सुनो, ए स्टैंड फॉर एडिनिन, ए स्टैंड फॉर एडिनिन, एंड दिस इज व्हाट, नहीं, राइबोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस शुगर, एंड हियर इज फॉस्फेट। तो ये क्या है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है कि नहीं? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का ये रिप्रेजेंटेटिव हो गया कि नहीं? दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एडिनोसिन। और अगर एक ही जगह हम यहां पे लिख दें, सुनो, NB स्टैंड फॉर नाइट्रोजिनस बेस। तो दिस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी न्यूक्लियोटाइड, दिस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, कोई दिक्कत इसमें? भाई न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज का बना है? न्यूक्लियोटाइड किसका किसका बना होता है? पेंटोस शुगर, पेंटोस में कौन सा, राइबोस या डीऑक्सी राइबोस शुगर, दूसरा फॉस्फेट, तीसरा नाइट्रोजिनस बेस। ये तीन चीजों का बना हुआ है। इसका किसका, फॉस्फेट का, नाइट्रोजिनस बेस का, और पेंटोस में राइबोस या डीऑक्सी राइबोस शुगर। इन तीन चीजों, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी न्यूक्लियोटाइड। कोई दिक्कत? दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी न्यूक्लियोटाइड। कोई दिक्कत? अब मैं यहां पे एक तुम लोगों को दिखाता हूं, तुम लोग चाहो तो, चाहो नहीं, बना लो। पहले बना लो फिर समझाते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये सब एक दूसरे से चिपक गया, बन गया कि नहीं? चिपक गया कि नहीं? कोई दिक्कत? इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे? एक से ज्यादा जब न्यूक्लियोटाइड चिपक गया तो क्या कहेंगे, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हमने ओलिगोन्यूक्लियोटाइड वर्ड लिखवाया था क्लास में, सुनो, लिख लो। व्हेन लिख लो, इसको बना के लिख लो, फिगर रिप्रेजेंटिंग और न्यूक्लियोटाइड। पहले ये लिख लो, फिर मैं अभी और इसको समझाऊंगा। फिगर रिप्रेजेंटिंग और न्यूक्लियोटाइड। when more than one nucleotide attach with each other, पहले ये बना लेना, with each other, it led to formation of ओलाइगो राइबोस या डीऑक्सीराइबोस शुगर न्यूक्लियोटाइड और एंड और इसको लिखने के बाद उस डायग्राम को बनाओ, फिर मैं आपको समझाता हूं। यहां पे कौन सा बॉन्ड होता है, हियर इज विच बॉन्ड,
यस, एब्सोल्युटली राइट। कौन सा बॉन्ड? मैं समझाऊंगा कैसे होता है ये। फॉस्फो ये नंबरिंग भी कर लेना। चलो, हो गया, बन गया ये। अभी मैं समझाऊंगा, अभी समझाया क्या हूँ, अभी तो मैं सिर्फ डायग्राम बनाया हूँ। दिस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अटैचमेंट ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें नया न्यूक्लियोटाइड ऊपर अटैच होगा कि नीचे? नीचे, थर्ड पॉइंट पे। तो एक न्यूक्लियोटाइड में दूसरा न्यूक्लियोटाइड कौन से पॉइंट पर अटैच होता है? तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट खाली है तो यहाँ पे एक और न्यूक्लियोटाइड, फिर उसके नीचे तीसरा पॉइंट खाली है तो उस पर एक और न्यूक्लियोटाइड। तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड को हमें बढ़ाना है तो ऊपर में 5 पॉइंट, नीचे में तो न्यूक्लियोटाइड अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड ग्रो फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन, 5 to 3। अभी और फर्दर किया भाई, नया न्यूक्लियोटाइड ऊपर नहीं अटैच होगा, किधर अटैच होगा? इस तीसरे पॉइंट पे। तो अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड है। अब इसमें नया न्यूक्लियोटाइड अटैच करना हो तो तीसरे पॉइंट। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ग्रो फ्रॉम 5 to 3। तो कहोगे सर पॉलीन्यूक्लियोटाइड और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड में क्या? ये बताओ, आप लोगों ने प्रोटीन तो पढ़ लिया है ना, कार्बोहाइड्रेट तो पढ़ लिया है ना। ओलाइगो पेप्टाइड क्या होता है? जिसमें 2 से 10 अमाइनो एसिड हो। ओलाइगोसेक्राइड क्या होता है? जिसमें 2 से 10 मोनोसेक्राइड हो। व्हाट इज ओलिगोपेप्टाइड? नहीं, यहाँ पे 2 से 19 इन जनरल, कभी कभी ज्यादा भी। इन जनरल अगर 2 से 19 तक न्यूक्लियोटाइड अटैच है इस तरह से तो क्या बनेगा? ओलिगो। और मोर देन 20 जनरली हो तो उसको क्या कहेंगे? पॉली। समझ में आया? यहाँ पे 10 वाला नहीं रूल लागू होता है, यहाँ पे 19। तो आपको लिखना है, ये तो हो गया ना, हो गया ना ये। तो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड क्या होता है अभी मैं डायग्राम बना के बच समझाऊंगा, घबराओ मत। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड फॉर्म बाय यूनियन ऑफ टू 20 नहीं 19 जनरली न्यूक्लियोटाइड, हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है न्यूक्लियोटाइड। थ्रू विच बॉन्ड? फॉस्फो पीडी बॉन्ड लिख दे रहा हूं। अब पीडी बॉन्ड कैसे बनता है वो भी देखेंगे।
polynucleotide have large number of nucleotide. Mostly more than 100. More than 100 nucleotide. But if nucleotide number is more than 19, then also described as polynucleo have large number of nucleotide, mostly more than 100. But if nucleotide is more than 19, then also described as जनरली ज़्यादातर पॉलीन्यूक्लियोटाइड में 100 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड होता है, लेकिन अगर 19 से भी ज़्यादा है तभी हम उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही कहते हैं. गॉट द पॉइंट भाई. ज़्यादातर पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, 100 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड. लेकिन अगर कोई पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और उसमें 20 या 20 से ज़्यादा भी है तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड. अब देखो, अब मैं जैसे कि यहाँ पे, अब देखो मैं पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं बनाऊंगा, मैं एक, ये हो गया ना, नहीं हुआ. अब आप जब 12th क्लास में आओगे, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स पढ़ोगे ना, तो पढ़ोगे, अभी लिख लो, बस अभी समझाऊंगा नहीं. मेक आरएनए प्राइमर, अभी बिल्कुल नहीं बताऊंगा ये क्या चीज होता है. ये क्लास 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स में पढ़ोगे. कहाँ पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स में और एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में. RNA and DNA mostly belong to category of polynucleotide. RNA and DNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें 100 से ज़्यादा माइनर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. मोस्टली बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ, वही चीज बोलो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड. किससे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. अब आ जाओ, ये भरूं इसको. देखो अब मैं यहाँ पे, आप लोग देखो इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी. मैं यहाँ पे एडिनाइन नहीं बना रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ. आपको मालूम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, एडिनाइन लिख दे रहा हूँ. अब यहाँ पे आपका H, यहाँ पे H OH. अब यहाँ पे H और OH. कहोगे सर ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, हर बार आप ऊपर लिखते थे तीसरा नंबर पे, इस बार लिख दिया नीचे. लिख लो, लिख लो, ये आपको बना लेना चाहिए. इस बात में कोई तकलीफ, ये आप कहोगे कैसे, तो हम समझाएंगे. पहले लिख लो और नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5. आपको ये बात जरूर परेशान कर रहा होगा, सर इसमें आपने नीचे क्यों लिखा है. सुनो, जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो पढ़ोगे ना, ये HOH ऊपर नीचे नहीं होता है, ये दूसरे प्लेन्स में होता है. लेकिन हमारे पास 2 डायमेंशनल बोर्ड है, तो हम लोग जब देखो, हमें ये ऐसा नहीं कि सेम प्लेन में होता है. H and OH ऐसे होता है, ऐसे, ना कि नीचे या ऊपर, ठीक है ना, ऐसे होता है. एक तरफ OH होगा, एक तरफ H होगा. लेकिन हम लोग कन्वीनियंसी के लिए जो राइट साइड में OH होता है उसको नीचे लिख लेते हैं, जो लेफ्ट साइड में रहता है उसको ऊपर ले. ना तो वो ऊपर होता है ना नीचे होता है. नहीं मैं समझे, अरे भाई मेरे, ये चश्मा है, ये क्या है. अब यहाँ पे H और OH ऐसे नहीं है, ये ऐसे होता है. एक तरफ H, एक तरफ OH, एक तरफ H, एक तरफ OH, ऐसे होता है. तो हम कन्वीनियंसी के लिए अगर H इधर है और OH इधर है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं. और OH इधर है और H इधर है, इसको ऐसे लिख लेते हैं. तो आप HOH ऊपर नीचे लिख लो, ये मैटर नहीं करता है.
अब हमें चूंकि बनाना है क्या, डाई न्यूक्लियोटाइड, ट्राई न्यूक्लियोटाइड, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड। तो कैसे, तो अब ये तो हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, दिस इज रिप्रेजेंटिंग वन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज रिप्रेजेंटिंग कितना न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड। अब आपको ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाओ, तो ये सी 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 सी, यहाँ पे मान लो गुआनिन मान सकते हैं। अब यहाँ पे CH2O, P, OH, H, अब यहाँ पे फिर मैं नीचे लिख रहा हूँ OH। तो ये क्या हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया। और ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा, गुआनाइलिक एसिड। और ये कौन सा है, ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ये दोनों आ गया एक दूसरे के पास पास, तो खेलेगा आसपास। क्या खेलेगा, आइस पाइस खेलो, हाँ तो खेलेगा आसपास। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज, क्लास 12 में पढ़ोगे, इसमें भी पढ़ोगे। लाइगेज एंजाइम क्या करता है ना, लाइगेट करता है, दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। कैसे, तो देखो इसका हाइड्रोजन, किसका, और इसका हाइड्रोजन, चलो भाग चलो H2, चलो। तो अब ये बेचैन कौन, ये वाला बेचैन कि हमको अपना फुलफिल करना है, और ये भी बेचैन, ये O भी बेचैन। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, नहीं हुआ ये, हट जल्दी करो। अब यहां से ये दोनों भाग गया, तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, और दैट विल लीड टू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसमें भी नंबरिंग कर लो, 1 2 4, हो गया रही ये। अब देखो जो प्रोडक्ट है वो देखो, OCH2POOHOHO, मैं जानबूझ के ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ऐसा करना कोई जरूरी नहीं, नहीं यार सीधे सीधे रखता हूँ। ये उसके बाद OPO, कोई दिक्कत, OH, COC, वे यार इसकी तो सारा मैंने इसका कबारा कर दिया। CH2, बोर्ड कभी कभी छोटा पड़ जाता है, CH2, COCH, 1 2 3 4 5, 1
2 3 4 5 and what is this? This is phosphoester. Phosphoester. दिस इज फॉस्फोएस्टर और दो फॉस्फोएस्टर मिल गया तो क्या बन गया? फॉस्फोडाइएस्टर। कोई दिक्कत? तो ये बन गया, इसको कौन सा बॉन्ड कहेंगे? फॉस्फोडाइएस्टर। और किसके बीच में बना? तो किसके बीच में बना लेना जरूर। तो वो फर्स्ट टाइम तो आपको बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद आप भले नहीं बनाओ कोई बात नहीं, लेकिन बनाना चाहिए। ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड और सेकेंड। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का कौन सा कार्बन और सेकेंड न्यूक्लियोटाइड का कौन सा कार्बन आता है? फोर्थ डाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म बिटवीन थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ थर्ड कार्बन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एंड फिफ्थ कार्बन ऑफ सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म बिटवीन थर्ड कार्बन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एंड फिफ्थ कार्बन ऑफ सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। तो लिख लो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म बिटवीन फर्स्ट कार्बन ऑफ, और फर्स्ट करें, थर्ड कार्बन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एंड फिफ्थ कार्बन ऑफ, बोलो, सेकेंड, फिफ्थ कार्बन ऑफ सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म बिटवीन थर्ड कार्बन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एंड फिफ्थ कार्बन ऑफ सेकेंड। अब ये बताओ, ये तो फिर ही है ना, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जाएगा कि नहीं? फिर उसके नीचे वो तीसरे से जुड़ जाएगा नहीं? तो हम कह सकते हैं कि एन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ग्रो फ्रॉम 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत रे? तो हम लिखेंगे एन ओलाइगो न्यूक्लियोटाइड ऑब्लिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ग्रो फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन। अब देखो, एक कन्वेंशन है, हम लोग इसमें जब भी नंबरिंग करते हैं ना, तो ऐसे 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4, तो हम लोग लिखते हैं एन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ऑलवेज ग्रो फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। कन्वेंशन है, आप प्राइम लगा देते हैं, ऐसे डैश मार देते हैं, उसको प्राइम पढ़ते हैं। तो 5 प्राइम टू 3, लिखो बनाओ, ऐसे करके क्या देख रहे हो बे बखलून? ठीक है ना? एन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ऑब्लिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ग्रो फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है ना? इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना? और अब ये बताओ, ये हो गया ये वाला? नहीं, चलो कर लो, कर लो, आराम से कर लो। फर्स्ट टाइम में दिक्कत आती है, फर्स्ट टाइम में दिक्कत आती है। ठीक है? हाँ बोलिए, बोलिए, क्या बताइए? हाँ, अबे बेवकूफ लड़की, इस पे OH फ्री है तो इसी पे तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होगा। अरे ऊपर 5 है, यहाँ पे क्या है? 5 है, और यहाँ पे क्या है? 3 है, तो 5 से 3 हुआ या 3 से 5 हुआ? अरे यहां से ये 5, ये मुंडी, ये दंडी, मुंडी टू दंडी, दिस इज द मुंडी, दिस इज द दंडी। 5 to 3। वो मालूम क्या पूछ रही है? उसका कहना है कि यहां से यहां थोड़े ग्रो कर रहा है, ये पहला न्यूक्लियोटाइड का मुंडी ये है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का दंडी ये है,
तो तीसरा न्यूक्लियोटाइड में यहीं पे तो आके नया न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रहा है ना, तुम यहां से कंफ्यूज हो रही हो। तो डाइएस्टर फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड 3 और 5 के बीच में बने, लेकिन नया न्यूक्लियोटाइड कहां पे अटैच होगा? थर्ड पे। और ये ग्रुप किधर से हो रहा है? किधर? 5 to 3। समझ में आया? देखो ये क्या मैं इसके लिए बना रहा हूं, देखो इट इज ओनली फॉर हर। देखो ये है ना, इस पांचवा ये है, ये पांचवा, ये पांचवा, और ये तीसरा, तीसरा 5 to 5, ठीक है, 5 to 3 डायरेक्ट। समझ में आया? दिस इज ओनली फॉर यू, ठीक है ना। 5 to, देखो ये उदास है तुम्हारी बात सुन के कि इसको इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आई, ये उदास हो गई, ठीक है ना, ही बिकेम सैड। तो ये है यहां से यहां पे, फिर नया न्यूक्लियोटाइड इस पे अटैच होगा, फिर उसका नीचे दंडी हो जाएगा, फिर एक और होगा, मुंडी तो हमेशा यही रहेगा दंडी में, और नया मुंडी अटैच होता चला जाएगा दंडी में, और नया मुंडी अटैच होता चला जाएगा। दिस इज द हाईएस्ट मुंडी एंड देयर इज अ न्यू मुंडीज अटैच एंड लोअर दंडीज। कोई दिक्कत? तो आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड और ग्रो फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्ट। अब बताओ, अब डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स में। अभी हम लोग को बहुत बेसिक पढ़ना है। चलो अभी कर लेते हैं, मैं पहले बताता हूं। ये हो गया ना। अब देखो, अगर मान लो, सुनो ध्यान से सुनना, मैं बहुत छोटा छोटा बना रहा हूं क्योंकि जगह की कमी हो सकती है। आप चाहो तो बना लो, बेहतर रहेगा, नहीं बनाओ, कोशिश अभी देखो, अभी तो करना चाहिए, जितना कर सकते हो उतना बनाओ, क्योंकि डायग्राम से ही चीजें याद रहती हैं। बताओ ये क्या चीज होगा? डीएनए या आरएनए? सोच के बोलो, ये डीएनए होगा कि आरएनए? यू ऑल नो ये क्या होगा? आरएनए। क्यों? यू है, यू है, जहां भी चेन में यू दिखेगा मतलब राइबो सुगर और यूरासिल। तो ये राइबो सुगर किसके साथ जुड़ता है रे? यूरासिल के साथ। राइबो सुगर किसके साथ जुड़ता है? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। तो जब कभी यू दिखे किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, इसका मतलब वो क्या है? आरएनए। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ। और मैं इसमें हमने ये नहीं बताया कि राइबोस शुगर है, कुछ भी है। अगर आपको यूरासिल दिख रहा है मतलब वो आरएनए, और थाइमिन दिख रहा है मतलब वो डीएनए। अब अगर मैं एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ये क्या चीज है बताओ? ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके साथ है क्या? अब देखो, चाहे
ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, वो भी ये भी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, वो भी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। अगर भाई 19 तक है तो ओलिगो, 19 से ज्यादा है तो पॉली। कोई दिक्कत? अब बताओ, अगर हम इसमें, प्लीज ध्यान से सुनना, ये आपके बुक में भी है, ये इसका स्ट्रैंड है कि नहीं, ये इसका स्ट्रैंड है कि नहीं, हिटलर ऐसे करके रहता है ना, ये है स्ट्रैंड। स्ट्रैंड आपसे कहा जाए आरएनए या डीएनए का बैकबोन कौन बनाता है? शुगर एंड फॉस्फेट, एंड नाइट्रोजनस बेस इमर्ज एज ए साइड चेन। नहीं समझ में है? it is a nitrogenous base and this is the backbone of DNA or RNA made by sugar and phosphate, and nitrogenous base emerge as a side chain। लिख लीजिए, लिख लीजिए। in any oligonucleotide और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ब्रैकेट में डीएनए ऑब्लिग आरएनए बैकबोन मेड बाय sugar phosphate chain, whereas nitrogenous base emerge as side chain। nitrogenous base emerge as nitrogenous base emerge as, कोई दिक्कत? साइटोसिन, हाँ सी। अरे यार पी लिख लो, वो तो गलती से लिखा गया, यहाँ पे सी क्यों आ गई इसकी, तो यहाँ पे पी लिख लो, वो तो लिखा गया गलती से, तुमको मालूम है, यहाँ पे पी लिखो, सी थोड़े होगा, पी लिखो, ठीक है ना। तो इन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बैकबोन मेड बाय सुगर फॉस्फेट चेन, वेयर एज नाइट्रोजनस बेस इमर्ज एज साइड चेन। नाइट्रोजनस बेस इमर्ज एज साइड चेन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये एकदम याद रखना, ये एकदम याद रखना। तो विच इज मोर स्टेबल, डीएनए की आरएनए? मोर स्टेबल कौन है, डीएनए या आरएनए? अरे कौन, क्यों? इट इज मोर स्टेबल, वाई? बिकॉज इसमें कौन सा शुगर है, डीऑक्सीराइबोस, और डीऑक्सीराइबोस क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। इसमें कौन सा नाइट्रोजन है, थाइमिन। थाइमिन इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू यूरासिल। ये क्यों ज्यादा स्टेबल है? तो स्टेबिलिटी का दो रीजन है, इट हैव डीऑक्सीराइबोस शुगर जो कि राइबोस से ज्यादा स्टेबल है, और दूसरा इट हैव थाइमिन नाइट्रोजनस बेस जो कि किससे ज्यादा स्टेबल है, यूरासिल से। इसी वजह से तो स्टेबल चीजें स्टेबल चीज को बनाएंगे, अनस्टेबल चीज अनस्टेबल। तो इसीलिए डीएनए इज मोर स्टेबल एंड आरएनए इज, विच इज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए या बोथ? विच इज जेनेटिक मटेरियल इन लिविंग बीइंग, डीएनए और आरएनए या बोथ? Which is genetic material in living being? आरएनए भी होता है जेनेटिक मटेरियल? आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल? होता है या नहीं, यस या नो? नो होता है। किस में, किस में? वायरसेस, यस। लेकिन वायरस क्या लिविंग है? आरएनए इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल इन एनी लिविंग बीइंग, इट इज ओनली डीएनए विच इज अ जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग बीइंग। आरएनए अगर जेनेटिक मटेरियल है भी तो किसका है, वायरस का है। वायरस इज नॉट अ लिविंग बीइंग। तो लिखेंगे
इतना बस, इससे ज्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है। अरे बहुत डिटेल में डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़े होंगे। कहाँ पे? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स में, क्लास 12th में। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग सेल। RNA never found as genetic material in any living being. Any living being. So this is about the little introduction of DNA and। अब सुनो, हम लोगों ने बायो मॉलिक्यूल में दो तरह का बायो मॉलिक्यूल देखा था, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल एंड बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में चार बताया था, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड एक, दूसरा पॉलीसेकेराइड, तीसरा न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए, और चौथा लिपिड। और लिपिड में लगवाया था स्टार। लिपिड तो पढ़ा दिया ना, लिपिड पढ़ा दिया ना। तो लिपिड में स्टार क्यों लगाया, बाकी में क्यों नहीं लगाया? तो सुनो सुनो, अभी लिख लो। ये हो गया, चलो लिखो फिर मैं बताता हूँ। हो गया दे, आ जाओ। है, चलो हो गया ना। अच्छा हो गया। सुनो अब पिलो ध्यान, ये बताओ, याद है चटनी बनाए थे, चटनी बनाए थे थिक सलरी। किसकी चटनी? लीवर के पीस की चटनी। ये बताओ, लीवर में सेल है, सेल में फॉस्फोलिपिड होता है कि नहीं, सेल मेम्ब्रेन में। चटनी बनाएंगे तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर फॉस्फोलिपिड है कि नहीं, और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में फॉस्फोलिपिड सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? इनसॉल्युबल है। अब क्या होगा, चटनी में जो फॉस्फोलिपिड है ना, तो अब देखो ये है CCl3COOH, यह है CCl3COOH, और इसमें है फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड का एक एंड होता है पोलर और एक एंड होता है नॉन पोलर। और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड क्या है, पोलर सॉल्वेंट है या नॉन पोलर? CCl, तुम लोगों ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा अभी, इसलिए तुम लोगों को कम आइडिया होगा। COOH, Cl Cl Cl, ये है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। मिथिजा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और इसमें क्या इनसॉल्युबल है? फॉस्फोलिपिड। तो क्या होता है ना, जब ये इनसॉल्युबल है और तो इसमें ये नॉन पोलर है, ये क्या चीज है? नॉन पोलर है। तो अब इसमें क्या होगा, प्लीज लिसन, ऐसे फॉस्फोलिपिड, ध्यान से सुनना, पहले मैं बना रहा हूं फिर समझाऊंगा। ये व्हाइट व्हाइट क्या है? ट्राइक्लोरो। अब ट्राइक्लोरोसिटी की इटसेल्फ इज अ नॉन पोलर। तो ये बताओ, ये अपने साथ किसको रखना पसंद करेगा? जो जैसा होगा वैसे ही लोगों को अपने साथ रखना पसंद करेगा ना। जो कमीना होगा कमीना लोगों के साथ, जो फ्रेंड वाले होंगे वो फ्रेंड वाले के साथ, जो नॉन फ्रेंड के साथ, वैसे ही नॉन पोलर के साथ। तो यहां पे ये नॉन पोलर है, तो ये नॉन पोलर तेल को अपने साथ रखेगा। अब पोलर को क्या, तुम अंदर घुस अंदर घुस, तो ये हो जाएगा एग्रीगेट। एग्रीगेट, एक सिंगल अलग अलग नहीं है, एग्रीगेट। अब एक साथ बहुत सारा पतला पतला इंसान, 1-1 किलो का इंसान, 70 एक साथ मिल जाए तो 70 किलो का हो गया कि नहीं? लेकिन इंडिविजुअली वो 1-1 किलो का ही तो है कि नहीं? तो लिपिड का इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेट नॉट मोर देन 800 डाल्टन। लिख लो एक पॉइंट, इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिपिड इज, इंडिविजुअल वेट ऑफ any lipid is not more than
800 Dalton. Despite this fact, they cannot pass through cellophane or cotton because they found in aggregated form. Aggregated form oblique small vacuole के फॉर्म में, और इसी को कहते हैं वेसिकल। समझ में आया? इसीलिए इसको कहते हैं अरे तुम सब गधे हो, तुम सब गधे हो। अब इसमें कोई एक घोड़ा बैठ गया तो हम क्या कहेंगे, गधों की जमात या घोड़ों की जमात? हम ये हो ना, तुम सब गधों की जमात हो। तो तुम सब किसकी जमात हो? गधों। एक घोड़ा बैठ गया तो हम घोड़े की जमात नहीं ना कहेंगे, तो कहेंगे एक इसमें स्यूडो गधा है, मतलब वो है घोड़ा, है स्यूडो गधा, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? उस घोड़ा का नाम क्या दे देंगे? स्यूडो गधा। वैसे तीन ट्रू मैक्रोमोलिकुलर और उसके साथ एक स्यूडो मैक्रोमोलिकुलर। कौन सा? लिपिड। तो लिपिड को हम क्या कहते हैं? स्यूडो मैक्रोमोलिकुल या फॉल्स। क्यों? क्योंकि इसका वेट तो है लेस देन 800 डाल्टन, फिर भी ये किस फॉर्म में रहता है? एग्रीगेटेड फॉर्म में। गॉट द पॉइंट? तो लिख लीजिए इस बात को कि लिपिड इज नॉट ट्रू मैक्रोमोलिकुल। किसी बच्चे ने हमसे लास्ट क्लास में पूछा था, किसने पूछा था मुझे नहीं याद, लेकिन मैंने कहा था कि जब मैं न्यूक्लिक एसिड पढ़ा दूंगा तब बताऊंगा। नॉट ट्रू मैक्रोमोलिकुल इंस्टीड डिस्क्राइब्ड एज स्यूडो मैक्रो। किसी भी लिपिड का वेट 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं होता है। Individual weight of any lipid is not more than 800 Dalton. Despite this fact, they cannot pass through cellophane or cotton because they found in aggregated form, a small vacuole or vesicle. A small vacuole या उसी को कहते हैं वेसिकल। स्मॉल वैक्यूल को हम लोग क्या टर्म देते हैं? वेसिकल। तो दिस इज ऑल अबाउट, देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल। दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन। तीसरा पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट। चौथा पढ़ लिया लिपिड। पांचवा पढ़ लिया न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हेडिंग दो मेटाबोलाइट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेटाबोलाइट? चलो अभी 1 मिनट है तो मेटाबोलाइट का डेफिनेशन तो समझ ही सकते हैं। व्हाट इज मेटाबोलाइट्स? मेटाबोलाइट्स क्या होता है? During metabolic reaction, products formed during metabolic reaction is known as metabolites. Product formed during metabolic reactions known as metabolites is known as metabolites. जो मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन कितने तरह का होता है? कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। और उन दोनों में जो भी प्रोडक्ट बने उनको हम क्या कहते हैं? मेटाबोलाइट। और मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान कितने तरह के प्रोडक्ट बनते हैं? 3 तरह के। प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड हार्मफुल मेटाबोलाइट। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हार्मफुल। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए।